हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के तहत टॉपर्स की कॉपी में श्रेया उपाध्याय जी की कॉपी। आप इनको स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ये डीपीआरओ हैं यूपी पीसीएस में और इनकी रैंक 2 आई थी। ठीक है, तो ये सेकंड रैंक की थी। इनकी कॉपी हम देखेंगे और हिंदी मीडियम में है। यूपीएससी हिंदी पे इन्होंने टेस्ट दिया था, उनकी हम उस वाली कॉपी को देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो आपके एथिक्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद इनकी और भी जो पूरी ये कॉपी कंप्लीट है इसको भी कराएंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाएं, उस पर मैंने ऑलरेडी ये सारी कॉपियाँ डाल रखी। मैंने लगभग 17-18 टॉपर्स की कॉपियाँ डाल रखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और अब बाकी मैंने बहुत सारे टॉपर्स की अलग अलग सब्जेक्ट की GS 1 से लेकर 4 तक की बहुत सारी कॉपियाँ कराई हुई हैं। वो सब वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए विश्वासोत्पादक संचार, ठीक है, के महत्व की व्याख्या करें। तो जो जनता का दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए जो विश्वासोत्पादक संचार है, ठीक है, उसके महत्व पर आपको चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन है और ये इन्होंने इसका क्या आंसर लिखा है उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रो में देखिए क्या लिखा है। इंट्रो में सबसे पहले उन्होंने इस विश्वासोत्पादक संचार जो है उसकी परिभाषा लिखी है कि विश्वासोत्पादक संचार के माध्यम से जनता के विश्वास, अभिवृत्ति, उद्देश्य और प्रेरणाएं को प्रभावित किया जाता है। अब इसमें देखो, चूँकि एथिक्स के आंसर में मेन क्या होता है, जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए होते हैं, आपके हर आंसर, एथिक्स के हर आंसर में हर 1 से 2 लाइन्स के बाद उन कीवर्ड्स को आना चाहिए। जैसे इन्होंने इसमें विश्वास ले आई है। ठीक है, अभिवृत्ति, उद्देश्य तो चलो नॉर्मल हो गया, लेकिन अभिवृत्ति, विश्वास, ये सारी चीज़ें आपके इनके आंसर में ये झलक गई। अब होता है जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए विश्वासोत्पादक संचार निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण। अब ये इन्होंने पॉइंट वाइज अब उसको लिखा है। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि किसी विशेष समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह, भेदभाव, परंपरागत विचार आदि बदलने के लिए इसका प्रयोग करना। जैसे वर्तमान धार्मिक घटनाओं में विश्वासोत्पादक संचार द्वारा नागरिकों के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अब इन्होंने क्या बताया, जैसे कोई विशेष समुदाय के प्रति अगर आप पूर्वाग्रह रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, परंपरागत विचार हैं आपके, ठीक है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और जो समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका विश्वास उत्पन्न करने वाला जो संचार होता है। ठीक है, वर्तमान में जो धार्मिक घटनाएं बढ़ रही हैं, मतलब धार्मिक जो उन्माद बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक लाभों के कारण उम्मीदवार का विश्वासोत्पादक चुनावी प्रचार करना। ठीक है, फिर अगला है फिल्म के जरिए जनता के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना। तो ये आप संचार दिखा रहे हैं अलग अलग माध्यम से, कैसे करके किया जा सकता है। फिर अगला है बड़े बड़े अभिनेताओं द्वारा तंबाकू आदि का मादक पदार्थों का प्रचार करना जनता को उत्पाद के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि निर्मित करता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि विमल पान मसाला से लेकर कितने बड़े बड़े स्टार लोग प्रचार करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का टर्म आता है, क्योंकि आप अगर बारीक में देखेंगे तो वो लोग विमल इलायची का प्रचार करते हैं, लेकिन उस इलायची के प्रचार में दिखाया कुछ और जाता है। ठीक है, तो वो सब खैर होता है। तो वो भी एक तरह का विश्वासोत्पादक संचार होता है जो कि कंपनियां कराती हैं इन लोग से। ठीक है, विश्वास दिला देती हैं जनता को इन लोग के माध्यम से। फिर अगला है खुले में शौच न जाने के लिए अमिताभ बच्चन का दरवाज़ा बंद अभियान प्रभावी विश्वासोत्पादक संचार है जो शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देता है। अब कितना बढ़िया इन्होंने एग्जाम्पल दिया। हालांकि अब आप लोग जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग लेटेस्ट एग्जाम्पल ढूंढिएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें मैं आपको मेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एथिक्स वगैरह के डालता रहता हूँ ताकि आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाएँ। फिर अगला है विश्वासोत्पादक संचार का महत्व गांधी जी के कार्यक्रमों में देखा जा सकता है, जिसमें जनता को ब्रिटिश शासन के विरोध के साधन के रूप में सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा आदि का प्रयोग किया गया। तो ये गांधी जी से भी इन्होंने जोड़ दिया। अब इन्होंने कंक्लूजन कर दिया लास्ट में कि उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि जनता के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय हित में प्रयोग के लिए विश्वासोत्पादक संचार महत्वपूर्ण है। अब कितना बढ़िया इन्होंने इसकी भूमिका को बताते हुए अपना आंसर को समाप्त कर दिया। अगला इनका क्वेश्चन है कि शासन में पारदर्शिता के लिए RTI की भूमिका पर विचार कीजिए। तो शासन में पारदर्शिता के लिए RTI की क्या भूमिका रह सकती है, उस पर आपको आंसर लिखना है। इसमें पहला इनका इंट्रो क्या है कि शासन में पारदर्शिता
खुलापन, सहभागी लोकतंत्र तथा जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के बारे में इन्होंने बताया, और आरटीआई किस लिए लाया ये भी बता दिया इन्होंने किसके अपने इंट्रो में। तो कितना बढ़िया इंट्रो इन्होंने दिया कि शासन में पारदर्शिता, खुलापन, सहभागी लोकतंत्र के लिए तथा जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य। तो होता क्या है आपकी मेंस आंसर राइटिंग में, खासकर एथिक्स में, आप जितना भी इस तरह के कीवर्ड्स डालेंगे उतना ही नंबर आज आपको मिलेगा। जैसे जन केंद्रित शासन, कितना बढ़िया कीवर्ड्स है, पारदर्शिता, खुलापन, सहभागी लोकतंत्र, ये सब कीवर्ड्स देख के एग्जामिनर आपको नंबर देता है। अब देखते हैं सूचना के अधिकार की शासन में भूमिका क्या है। तो नंबर 1 आप देखें इन्होंने ब्रैकेट, मतलब ये सब चीज़ें आप सीखिएगा। हर क्वेश्चन आपका एक ही फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई हेडिंग डाली, नंबर 1 पॉइंट डाला, तो उसको आप ऐसे करके फिर लिखिए, क्योंकि पेन बदलने का समय नहीं होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं आपकी अलग अलग सब बढ़िया लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। आरटीआई ने 2G घोटाला, पीडीएस से जुड़ी खामियों का उजागर करना आदि प्रयासों से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। फिर शासन व प्रशासन पर दबाव, आरटीआई के माध्यम से इनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है। जैसे राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल, जनता तक सरकार की नीतियों की पहुँच। तो ये उस समय के टाइम पे था, तो इसको एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा। संविधान के आदर्श, जनता द्वारा सीधे सवाल पूछना हम भारत के लोग के महत्व को दर्शाता। आप कितनी बढ़िया बात इन्होंने लिखी। हम भारत के लोग से हमारी प्रियम्बल शुरू होती है, ठीक है। फिर है सहभागी लोकतंत्र एवं नागरिक कल्याण। तो बिहार में आरटीआई के प्रयोग द्वारा 7 निश्चय प्रोग्राम चलता है, आपको पता होगा, तथा मनरेगा कार्यक्रम को सतत एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास। अब आप लोगों ने, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैंने आपको लगभग 20-21 वीडियोस करा दिए हैं इसको मिला करके, इसके मेंस आंसर राइटिंग ओबी टॉपर्स की कॉपी से। तो आप लोग क्या करिए, एक मेंस की कॉपी बनाए ही होंगे अपने, नहीं बनाए तो बना लें, उसमें इन पॉइंट्स को लिखिए। अब जैसे आरटीआई की शासन में भूमिका है, या आरटीआई का भारत में प्रासंगिकता, या मतलब आरटीआई का क्या क्या यूज़ हो सकता है या हो रहा है, या मतलब आरटीआई पे कुछ भी सवाल है इस तरह का, ठीक है। तो आप क्या क्या हेडिंग डाल सकते। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, शासन एवं प्रशासन पर दबाव, संविधान के आदर्श, सहभागी लोकतंत्र एवं नागरिक कल्याण, इन सारे पॉइंट्स को आप लिख के रखिए। उसमें आप ऐसे एक गोला बनाइए, इधर उधर 7-8 पॉइंट लेके, जो इसकी हेडिंग पड़ी हुई है इसी को आप ऐसे करके पॉइंट्स लिख दीजिए, और बार बार उसको देखते रहिए। कभी भी आरटीआई पे सवाल आएगा आप उसको गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए डायग्राम के माध्यम से बताया आरटीआई से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है। चुनौतियाँ, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। तो ये जो गोपनीयता अधिनियम 1923 वाला है, ये चुनौती है इसके लिए, ठीक है। जो होता क्या है, गोपनीय जानकारी नहीं देना है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है जो ऑफिस हैं, जितने भी सरकारी हैं, तो जहाँ से जानकारियाँ निकलती हैं उनकी गोपनीयता को बनाए रखता है। फिर है आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला। तो बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला हो जाते हैं, कई बार तो कई लोग आपने देखा होगा मृत भी पाए गए हैं। सूचना समय पर नहीं मिलता, ये ठीक है। राजनीतिक लाभ के लिए आरटीआई का प्रयोग करना, सूचना का अधिकार जो है आपका, ठीक है, आरटीई जिसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2019 के प्रावधान सूचना आयोग की स्वायत्तता प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक संशोधन हुआ था 2019 में, तो इसमें जो सूचना आयुक्त नियुक्त होता है वो कहीं ना कहीं सरकार का मनपसंद का हो जाता है, तो इससे भी इसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। तो ये 5 आपने चुनौतियाँ लिख दी इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने कंक्लूजन के साथ वे फॉरवर्ड लिखते हुए इस आंसर को कंप्लीट किया है। इसमें क्या लिखा कि उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान के लिए आरटीआई को जनता के प्रति अधिक गुणवत्ता प्रदायगी बनाना चाहिए। साथ ही आरटीआई का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया जाए जो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसी संदर्भ में सेकंड एआरसी आरटीआई को सुशासन की प्रमुख कुंजी कहा है। अब ये देखिए कितना बढ़िया पॉइंट आपको निकल के आया। आप इसको कहीं भी लिखिए, कंक्लूजन में खास कर लिखिए। सेकंड एआरसी रिपोर्ट आपको पता है एथिक्स में बहुत यूज करनी होती है, एथिक्स और जो गवर्नेंस का पेपर आपके सेकंड में होता है उसमें, ठीक है। तो सेकंड एआरसी ने आरटीआई को सुशासन की प्रमुख कुंजी कहा है। अब ये बहुत ही मेन आपको आरटीआई पे सवाल आया, इसको लिख के ही आपको आना कि सेकंड एआरसी में आरटीआई को सुशासन की प्रमुख कुंजी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईमानदारी सुशासन की अनिवार्य शर्त है, व्याख्या करना है आपको। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी किताब में। ईमानदारी जो है वो सुशासन की अनिवार्य शर्त है, आपको व्याख्या करनी है। अब इन्होंने देखिए कितना बढ़िया, ये 120 शब्द वाले आंसर हैं, ठीक है, और 120 शब्द वाले यानी कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें आपको जो मैंने आपको बार बार बताया कि इंट्रो 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए, और कितना बढ़िया, कितना साफ साफ इन्होंने इंट्रो लिखा कि एक नैतिक पारदर्शी दृष्टिकोण व शुचिता को बनाए रखते हुए शासन के कार्यों का संचालन करना ईमानदारी को दर्शाता है। तब इन्होंने बता दिया कि ईमानदारी क्या होती भाई, एक नैतिक पारदर्शी दृष्टिकोण व शुचिता को बनाए रखते हुए शासन के कार्यों का संचालन ही ईमानदारी होता है। अब संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धांत बताए हैं जो ईमानदारी द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अब इन्होंने देखिए कितना बढ़िया इसको बताया। अब संयुक्त राष्ट्र से जोड़ा, क्यों नहीं इनको नंबर मिलेगा, सेकंड रैंक ऐसे ही नहीं आती है। अब ये इन्होंने देखिए
अलग अलग तरह के डायग्राम फ्लो चार्ट बनाए, ठीक है। तो सुशासन ये बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 8 सिद्धांत। अब उन 8 सिद्धांतों को अगर लागू करना है तो आपको ईमानदारी चाहिए होगी, ये बात इन्होंने बताई। तो सुशासन के 8 सिद्धांत क्या बताए संयुक्त राष्ट्र संघ ने? जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, प्रभावशीलता व दक्षता, भागीदारी, कानून का शासन, आम सहमति, न्याय संगत व समावेशी, ठीक है, ये बताया। अब इन सभी को अगर लागू करना है आपको शासन में, ठीक है, या समाज में, तो आपको ईमानदारी चाहिए होगी, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, अपनी मेंस की कॉपी में संयुक्त राष्ट्र के सुशासन के 8 सिद्धांत, इसको ऐसे ही एज इट इज़ बना लीजिए, ताकि आप कहीं भी इस तरह का आए ईमानदारी पे, सुशासन पे, तो आप आंसर को इसको लिख सकते हैं। जब आप किसी भी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को कोट करते हैं तो आपका एग्जाम आपका जो आंसर है वो बहुत ही प्रभावी माना जाता है। अब ईमानदारी सुशासन के अनिवार्य अर्थ है, कैसे, इसको आप दिखाएंगे। तो इन्होंने दिखाया नंबर मतलब पॉइंट वाइज कि ईमानदारी सरकारी प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बढ़ाती है, जो नियमित फीडबैक देकर पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। दूसरा है ईमानदारी भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, गैर जिम्मेदारी आदि अनियमितताओं को कम करती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना ही होगा। ईमानदारी यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय निजी स्वार्थों के बजाय सार्वजनिक हितों से प्रेरित हो, ठीक है, जैसे विकास कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति। यह न्यायसंगत लक्ष्य को दर्शाता है। अब इन्होंने इनके आंसर में आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया चीज़ें लिखी होती हैं कि न्यायसंगत लक्ष्य को दर्शाता है। ये सब शब्द जो टर्म होते हैं, यही सब एक नॉर्मल जनरल आंसर से अच्छे आंसर को मतलब डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। ईमानदार लोक सेवक कानून के शासन को अनुरूप कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है, यह प्रभावशीलता व दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जैसे आरटीआई द्वारा सूचना प्राप्त करना, ठीक है। जब आप एक चीज़ देखें, जब आप ये चीज़ें लिख लेंगे तो जब आप ये दिखाएंगे कि ईमानदारी शासन में कैसे प्रभावी भूमिका निभाती, तो आप इन्हीं को एलिबोरेट कर देंगे, आपका अगला पॉइंट भी रेडी हो जाएगा। फिर अगला इन्होंने कंक्लूजन कर दिया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ईमानदारी सुशासन के अनिवार्य शर्त है, जो जन कल्याण केंद्रीय शासन के उद्देश्य को दर्शाती है, ठीक है। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये केस स्टडी मतलब दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। केस स्टडी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी केस स्टडी, ऐसे ही सवाल आपके उसमें आते हैं कि खुले में शौच प्लस अतिसार के कारण बाल मृत्यु दर, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, किंतु लोग खुले में जाते हैं। मीडिया विपक्षी दल द्वारा पहले से ही इसे धन की बर्बादी के रूप में प्रचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो यह लोगों के द्वारा शौचालय का उपयोग ना किए जाने के पीछे का कारण क्या है, आपको बताना है। तो ओवरऑल केस हिस्ट्री, इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो शायद हट गया है। इसमें क्या है कि मेन जो केस हिस्ट्री वो ये है कि खुले में शौच जा रहे हैं, ठीक है, खुले में शौच गांव के लोग जा रहे हैं, उस मतलब इसमें गांव शहर नहीं लिखा, पर जनरली आप मान के चलें। तो उससे क्या हो रहा है कि अतिसार के कारण बाल मृत्यु दर बढ़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत शौचालयों का निर्माण हो रहा है, फिर भी लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, खुले में। मीडिया विपक्षी दलों के द्वारा पहले से ही इसे धन की बर्बादी कहा जा रहा है। अब आपको बताना है कि लोगों के द्वारा शौचालय का उपयोग ना किए जाने के पीछे कारण क्या है, मेन ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या आंसर लिखा है कि लोगों के द्वारा शौचालय का उपयोग ना करना उनके दैनिक आदत व व्यवहार से प्रेरित है, जो उनमें बचपन से भी विद्यमान हो सकती है। क्योंकि बचपन से नहीं जा रहे हैं तो उनकी आदत बन गई, गांव में ही होता है। फिर अगला है खुले में शौच करने के नकारात्मक प्रभाव से जागरूक ना होना, जैसे अतिसार के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाना। तो ये सब जागरूकता नहीं है उनमें, ठीक है, ये कारण आप दिखा रहे हैं। अपने गृह की स्वच्छता के संदर्भ में भी लोग शौचालय निर्माण एवं प्रयोग करने में संकोच करते हैं। तो लोगों को लगता है कि घर की स्वच्छता मतलब गाँव में जो लोगों के द्वारा तर्क दिए जाते हैं उसको इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर है स्वच्छता के अंग के रूप में शौचालय का उपयोग करने में मीडिया व विपक्षी दल द्वारा उचित प्रोत्साहन की बजाय नकारात्मक विचारों पर प्रचार किया जाना। ये केस स्टडी के माध्यम से आप लिख रहे हैं। फिर अगला हमारा इसमें प्रश्न है कि खुले में शौच के प्रति लोगों की अभिवृत्ति को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, उसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। तो अब आप बताएंगे अभिवृत्ति लोगों की कैसे बदले। तो उसमें क्या होगा कि शौचालय के प्रयोग के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करना, इसके लिए लोगों के व्यवहार में शौचालय के प्रयोग को शामिल करना होगा। मेरे द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, अब उसको हम दिखाते हैं पॉइंट वाइज इन्होंने क्या लिखा है। नंबर 1 क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के स्थानीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव करना, जो ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित करे। तो आप ब्रांड एम्बेसडर प्रेरित करें, लेकिन ये इंटरनेशनल वाले आइकन नहीं होने चाहिए, ये आपके जो है वो स्थानीय स्तर का कोई फेमस व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है शौचालयों का प्रयोग करने वाले परिवारों को उपहार व प्रोत्साहन प्रदान करना, जो अन्य परिवारों
परिवारों को प्रेरित करेगा। तो ये कितना बढ़िया इन्होंने मतलब इनोवेटिव पॉइंट लेके, जो शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको दंड नहीं देना, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप उपहार देंगे और प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। फिर दूसरा है जो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, आशा कार्यकर्ता एवं जागरूकता आंगनबाड़ी में अतिसार के कारणों संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो महिलाओं के शौचालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रेरित करे। तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो और आशा कार्यकर्ता, उनके द्वारा खासकर महिलाओं में शौचालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हम क्या करेंगे कि मीडिया व विपक्षी दलों से वार्ता करेंगे और उन्हें जनमानस के बीच सकारात्मक प्रचार करने के लिए सहमत करेंगे, ठीक। अगला पॉइंट है खुले में शौच करने वाले व्यक्ति एवं परिवारों पर नैतिक दबाव के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उन पर आप नैतिक दबाव, जुर्माना लगाएं या फिर समाज में एक तरह से उनका उपहास का पात्र बनाएं, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर अगला है अनुनयन एवं व्यवहार द्वारा परिवर्तन, जैसे अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद अभियान का प्रचार। तो इन सब के प्रचार को दिखाना, वीडियो को उनका इसी एड का डाउनलोड कर लेना, सबको व्हाट्सएप ग्रुप बना के जोड़ना, मतलब ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको करना है। और ये इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि उपयुक्त प्रयासों के द्वारा खुले में शौच करने की संख्या न्यून की जा सकती है। यह स्वच्छ भारत मिशन एवं सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप है। अब कितना बढ़िया इन्होंने सतत विकास लक्ष्य 6 को अपने आंसर में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इन्होंने शानदार मतलब कंक्लूजन के साथ अपने केस स्टडी को समाप्त किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, यानी कि 5वां प्रश्न है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोविड-19 ने भारत के आंतरिक प्रवासियों के समक्ष किन चुनौतियों को उत्पन्न किया है, सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एथिक्स का नहीं है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको आंसर राइटिंग करनी ही है। तो जीएस ये 2 का ही प्रश्न है, लेकिन यह एथिक्स का नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में कि एक राष्ट्र के भीतर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना आंतरिक प्रवासन है। तो अब इन्होंने आंतरिक प्रवासन क्या होता है उसकी परिभाषा स्पष्ट कर दी। पहली बात कि एक राष्ट्र के भीतर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आंतरिक प्रवासन है। अगर आप लोग आंतरिक प्रवासन नहीं जानते हैं तो अपने मेंस की कॉपी में इस परिभाषा को लिख लें और लिख के चले आइए। अब भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 45 करोड़ आंतरिक प्रवासी हैं जिन्हें वैश्विक महामारी कोरोना ने निम्नलिखित रूपों से प्रभावित किया है। तो ये कोरोना उस समय आया था और ये उस समय चर्चा में था, इसीलिए इस पर पूछा गया था। हालांकि अभी कोई नई इस तरह की पैंडेमिक या कुछ भी आ जाए तो उसको आंतरिक प्रवासन से जोड़ करके आपका आंतर, जैसे अभी अमेरिका से आपको पता होगा बहुत सारे जो डंकी रूट के माध्यम से अवैध प्रवासी चले गए थे भारतीय लोग, तो उनको आपको पता है जंजीरों में जकड़ करके भेजा जा रहा है। तो वो इस बार आंतरिक प्रवासन ना दे करके आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, तो सवाल सेम रहेगा। तो आपको उससे लिंक करते हुए इन्हीं सब पॉइंट से ही लिखने हैं, बस उसको इंटरनेशनल से ऐड कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेशनल वाले लिख देने बस। तो कारण तो यही रहेंगे। कारण क्या है भाई, पहले भी यही, आप बिहार से अगर दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं तो भी सेम कारण है, रोजगार का संकट, सामाजिक सुरक्षा, राज्यों के मध्य टकराव, उसमें आप लिख देंगे देशों के मध्य टकराव, ठीक है। और रोजगार का संकट, चाहे आप भारत से अमेरिका जाएं सेम कारण रहेगा। तो कारण क्या है, रोजगार का संकट नंबर 1। तो प्रवासन के लिए रोजगार सबसे बड़ा कारक है। तालाबंदी के दौरान, ठीक है, रोजगार से वंचित होना एवं पुनः रोजगार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। श्रमिक वर्ग का लगभग 90% असंगठित कार्यों से जुड़ा है। ऐसे में प्रवासियों को स्वास्थ्य बीमा, कार्य सुरक्षा आदि सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, ठीक है। फिर राज्यों के मध्य टकराव। अब राज्यों के मध्य क्या टकराव होता है, कोरोना काल में श्रमिकों को लेकर राज्यों के मध्य टकराव एवं मतभेद हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच। तो ये आंसर अब आपसे नहीं पूछेगा कोविड पे, लेकिन आपसे प्रवासन पे सवाल आएगा, इन पॉइंट्स को आप लिख के आइए, ठीक है। फिर है खाद्य संकट। दूसरे राज्य में पीडीएस प्रणाली का लाभ न उठा पाना व दैनिक रोजगार से वंचित होने से खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर है अन्य चुनौतियां क्या हो सकती हैं, जैसे परिवहन की सुविधा नहीं, महिला श्रमिकों का पलायन के प्रति अधिक सुभेद्य होना, जैसे एक महिला का सड़क पर ही डिलीवरी होना तथा कई घंटों तक पैदल चलना, श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होना। उस समय ये सारे दृश्य आ रहे थे तो वही इसमें लिखा गया है। इस संदर्भ में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है वो देखें। नंबर 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता है इसके द्वारा खाद्यान्न की सुरक्षा एवं एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत की गई। स्थानीय उत्पादों व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना भी शुरू की गई। शिक्षा के लिए स्वयंप्रभा टीवी चैनल एवं स्वयं पोर्टल स्थापित किए गए, ठीक है। पीएम स्वनिधि कार्य योजना के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता एवं मनरेगा के कार्य विस्तार के साथ मजदूरी में वृद्धि। अब ये इन्होंने 4 प्रयास लिख दिए। अब इन्होंने कंक्लूड कर दिया इस आंसर को कि उपरोक्त प्रयासों के कारण ही भारत कोरोना प्रभावित देशों में शीघ्र रिकवरी करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। तो इन्होंने 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बननी है उससे इसको जोड़ दिया था।
तो इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें और भी इस पूरी पीडीएफ में आंसर्स हैं, ठीक है। इसको हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। रोज़ के वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन करने, बाकी ये पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये शायद पड़ी भी हुई है और नहीं पड़ी हुई है तो मैं डाल दूंगा अभी। और आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने मेंस की प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग के पास अगर एथिक्स के नोट्स नहीं हैं और एथिक्स का नोट्स चाहिए तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप के लिए, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको एथिक्स का नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये सब वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है, वो सब आप सब ज़रूर बताएं मुझे, कमेंट कर दें वीडियोज़ में, ठीक है। क्योंकि आप सब कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो कमेंट कर दें कि हाँ सर, मतलब अच्छा इन वीडियोस को, टॉपर्स की कॉपी को, मेंस आंसर राइटिंग को ऐसे ही लाते रहिए, ठीक है। तो आप सब कमेंट ज़रूर करें। बाकी अभी किसी को पता नहीं है कि आपका रिज़ल्ट कब आ रहा है, कौन मेंस लिखेगा कौन नहीं लिखेगा। और बाकी बोल तो लोग रहे हैं कि 2-4 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, इसी सप्ताह आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कौन लोग मेंस लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड रूप से अच्छे से फिर तैयारी करेंगे, उन सबको जोड़ के अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, कौन कौन इस साल मेंस दे रहे रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से चलता रहेगा इसी तरह से हमारा ये प्रयास। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।